तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेरिवेशन कर चुके हैं और आज हम ओपन करेंगे हमारा लास्ट क्वांटम नंबर, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ बताता है। जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाते हैं उतना ही आपके एटम का साइज़ भी बढ़ता जाता है। यहाँ एक क्वांटम नंबर है, इतना साइज़ है, दो हैं दूसरा, मतलब जितने ये ज़्यादा होते जाएंगे उतना ये साइज़ भी ज़्यादा होता जाता है। और ये बताता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या है। ठीक है, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है। इसके अलावा ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। बोहर मॉडल के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जो एक्सप्रेशन इसमें से आता है वही बोहर मॉडल का एक्सप्रेशन भी था। तो ये एक दूसरे को नहीं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी बोहर मॉडल को वेरीफाई करती थी कि वो सही मॉडल था, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो ठीक थी। तो जैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो था उसमें वो ठीक था, ये वाली चीज़ जो थी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन इसको वेरीफाई करती थी। तो हम सेम जैसे हमने बाकी दो क्वांटम नंबर निकाले हैं कि हमने एक कंबाइंड डेरिवेशन निकाली थी, उससे जो भी रिज़ल्ट आए थे आप वो वाला लेक्चर मेरा चेक कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसमें जो जो भी रिज़ल्ट आए थे तीनों क्वांटम नंबर्स के लिए वो हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो रिज़ल्ट उस डेरिवेशन से आया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो था 1/r² d/dr r² d कैपिटल R/dr प्लस 8 पाई का स्क्वायर रिड्यूस मास ओवर h का स्क्वायर एनर्जी प्लस ZE का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की थी, 4 पाई कांस्टेंट R कैपिटल R माइनस बीटा कैपिटल R ओवर r² इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल इक्वेशन थी जो हमारी उस वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई थी और इसी को हम आगे फर्दर मॉडिफाई करेंगे ताकि हम इससे कोई रिलेशन निकाल सकें जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सके। ये एनर्जी है आपकी। ठीक है, तो हमने देखा था बीटा की वैल्यू क्या है, L/L+1। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को ये वाला कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है और ये ऑलरेडी हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन में। तो ये वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी सारी इक्वेशन सेम है आपकी, L+1 R/r² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन सेम है, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम वैल्यू लेंगे जिसमें सिर्फ R है। वो कौन सी वाली वैल्यू है, एक कांस्टेंट हम ले लेंगे, ये जो इतनी वैल्यू है हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है हमारी एनर्जी को डाल के, सबसे पहले तो हम इस वाली वैल्यू को, ये जो बाहर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर एनर्जी के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो ये वाली वैल्यू आएगी ई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारी जो वैल्यू ई के साथ मल्टीप्लाई करके आएगी, कौन सी वाली वैल्यू, 8 पाई स्क्वायर रिड्यूस मास h² एनर्जी। इस वैल्यू को हम एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे, वो होगा α²। ठीक है, तो हम ये ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के अंदर था एनर्जी प्लस ZE² 4 पाई ई कांस्टेंट R, और ये वाला जो कैपिटल R था ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये भी हम इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चलिए सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। d/dr 8 पाई का स्क्वायर
एच का स्क्वायर, एनर्जी, आर भी साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, ये भी होगा, प्लस 8 पाई का स्क्वायर रिड्यूस मास एच का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जेड ई का स्क्वायर 4 पाई कांस्टेंट और ये कैपिटल आर। तो बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी। तो मैंने बोला था ये वाला जो पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, नहीं इतना एनर्जी तक का जो पोर्शन था वो किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर के। ये हमने एक कांस्टेंट ले लिया उसके इक्वल है। तो ये पुट करके देख लेते हैं। तो ये माइनस हो गया ना, माइनस अल्फा का स्क्वायर आर। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी ही रहेगी। एच स्क्वायर 4 पाई कांस्टेंट आर अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम अलग से लिख लेंगे। हम ये पोर्शन सॉल्व करके वैल्यूज़ क्यों लिखते हैं, हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो भी लास्ट में वैल्यू आए सिंप्लीफाई होके उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकें, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अगर दो वैल्यूज़ हों तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगता है और उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन होती है कि पहले इसकी डेरिवेशन होगी, ये वैसे ही लिखा जाएगा, फिर इसकी होगी और ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें 1/r², तो डेरिवेशन r² की डेरिवेशन क्या होगी 2r, और साथ में ये जो पोर्शन है ऐसे ही लिखा जाएगा dr/, प्लस अब ये ऐसे ही लिखा जाएगा और इसके साथ d/dr इसके साथ लगेगा। ये d का स्क्वायर हो जाएगा ना, d का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन का अब डेरिवेशन हो रहा है, r² वैसे लिखा जाएगा। डेरिवेशन ज़ाहिर बात है इसकी नहीं हो सकती, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो भी वैल्यू आई है यही वैल्यू आ जाएगी, ये भी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ज़ाहिर बात है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, d हो जाएगा d² r और नीचे हो जाएगा नीचे भी d² और r², dr का स्क्वायर हम लिख लेते हैं इसको। तो ये पोर्शन जो है आपका इस तरह से आया है। अब देखें आप इसमें से आप क्या क्या चीज़ें जो है वो कट कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो कटिंग के बाद हमारा ये r² जो है ये ज़ाहिर बात है ये बाहर था, अंदर आपकी जो भी डेरिवेशन हुई है, ठीक है। तो ये देखें इधर यहाँ पे ये कट जाएगा, नीचे एक r रह जाएगा। तो ये आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2/r dr/dr का dr, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी, एक r² ऊपर वाले r के साथ कट क्या है, और ये 1/r² इधर भी है। ज़ाहिर बात है यहाँ भी जो r² है वो भी नीचे वाले r² से कट जाएगा। ये वैल्यू दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे का डेरिवेटिव निकाला पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो बाहर 1/r² है जो कि दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस वाली जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है दोनों के साथ हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो जहाँ जहाँ पे भी r है उसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे एक r था तो एक r के साथ एक r कट गया और एक नीचे आ गया, नीचे वैसे का वैसा, और यहाँ r² था, यहाँ r² के साथ जो आपकी वैल्यू है वो ये वाली आई है। तो इस वैल्यू को हम पिछली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन में,
ये जो क्वेश्चन थी लास्ट में जो आई थी, इस वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया। इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, एक ही बात है। तो हम चलें इसको इस तरह से कर लेते हैं। माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आर प्लस 8 पाई का स्क्वायर बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी है, यहाँ सिर्फ हमने ये जो पोर्शन फर्स्ट सॉल्व किया था वो वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो ही कंडीशन हैं, r इज़ इक्वल टू 0 कर दें या r इज़ इक्वल टू वेरी लार्ज कर लें। r का क्या मतलब है, r होता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम r 0 तो नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे r इज़ वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज का क्या मतलब है, इन्फिनिट। ठीक है, तो वी सपोज दैट r इज़ इन्फिनिट हेयर। हम r इज़ इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, 0 करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। और अगर न्यूक्लियस के अंदर, तो क्वांटम नंबर क्या आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर तो ज़ाहिरी बात है रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर आप उसको ही 0 कर दिया, r को ही 0 कर दिया, तो यू कांट फाइंड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स तो आप फिर क्वांटम नंबर का डिस्टेंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, तो हम इनफाइनाइट ले लेते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी क्वांटम नंबर्स आते हैं वो कवर हो जाएं। लेकिन इनफाइनाइट लेंगे तो इस डेरिवेशन पे क्या असर पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे r स्क्वायर है वो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला r स्क्वायर नहीं इज इक्वल टू हो सकता, क्योंकि ये चेंज ऑफ r है, इट इज़ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट वैल्यू। हम ये कहते हैं कि चेंज ऑफ आर के साथ कैपिटल आर का कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कितना उसका चेंज होता है, ये कितना चेंज होता है इसके चेंज होने से। तो ये कोई आर की वैल्यू नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि कोई आर चेंज हो रहा है, दिस इज स्टेटमेंट। तो इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आर है वो 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे आर है, सबसे पहले तो ये आर है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर की मैं बात कर रही हूँ, स्मॉल आर को हमने बोला इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, ये वाला नहीं 0 होगा, ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में भी आर है, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें भी है, ये भी 0 हो जाएगा। तो पीछे कौन कौन से रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा और ये वाला रह जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ भी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और अगर हम 0 0 की वैल्यूज़ पुट करें, प्लस 0 माइनस अल्फ़ा आर प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो पीछे क्या रह गया आपका, पीछे आपका ये और ये रह गया इज इक्वल टू 0। बाकी जहाँ जहाँ पे भी r था वो 0 के इक्वल हो गया है, बिकॉज हमने उसको इनफाइनाइट लिया है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, वो वैल्यू 0 हो जाती है। अगर यहाँ पे आप इनफाइनाइट की वैल्यू लिखे तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट की वैल्यू ये लिखने की वजह से ये नीचे था, बटे के नीचे था, डिवीजन में था, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी डिवीजन में है तो ये सारी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ ये इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करने की वजह से ये सारी वैल्यू 0 हो गई है। इसका मतलब ये नहीं हमने r को 0 किया है। ठीक है, r इज़ इनफाइनाइट, लेकिन ये वैल्यू उसकी वजह से 0 हो गई हैं। तो ये पीछे जो जो वैल्यूज़ रह जाएंगी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये सेकंड डिफरेंशियल है। अब इसका अगर हम सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन लिखें तो वो क्या होगा, वो होगा r इज इक्वल टू, ये पूरे इक्वेशन का सिंपल फॉर्म में सोल्यूशन, एक्सपोनेंट प्लस माइनस अल्फ़ा स्मॉल r। अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें अगर आप पॉजिटिव वाली वैल्यू ले तो पॉजिटिव वाली वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे भी r जो है इनफाइनाइट वैल्यू है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो तो हम इनफाइनाइट लगा के ऑलरेडी इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ भी इनफाइनाइट लगाना शुरू हो जाए तो पीछे आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम इस वाले r की बात कर रहे हैं। ये वाला r जो है, अगर यहाँ पे आप इसकी r को पॉजिटिव रखेंगे तो r पॉजिटिव होने का मतलब है r ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, r इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर आप इनफाइनाइट की यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये फाइनाइट, यहाँ इसको इनफाइनाइट करेंगे तो ये फाइनाइट नहीं रहेगा। और r इज़ ऑलवेज
फाइनाइट। इस कंडीशन में जो आपका कैपिटल आर है वो हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ये वाली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ये फाइनाइट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाली नहीं करेंगे। पॉजिटिव ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। आर की हम बात कर रहे हैं, आर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसको अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू लगाएं तो ये जो है ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हम नहीं जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसको फाइनाइट ही रखना है। तो इसमें हम सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, आर इज इक्वल टू ई माइनस अल्फा आर, सिर्फ ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। चाहे इसका सोल्यूशन ये आ रहा है, कंसीडर हम वही करेंगे जो हमारा प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है हमने इसी में बार बार अप्लाई करना है, तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव है तो हम भी इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो सोल्यूशन था वो इस सारी इक्वेशन का था, इस सारी इक्वेशन का ये सोल्यूशन आया है, हाँ। तो अब हम इस सिंगल का जो सोल्यूशन आया है इसका हम सिंगल का डेरिवेटिव लेके देख रहे हैं। तो ये आएगा डी आर, डेरिवेटिव होता है ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना सा ये जो पोर्शन है इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये हम आर का ले रहे हैं तो डी ओवर डी आर हम आर के साथ लगाएंगे। आर क्या था, ई माइनस अल्फ़ा आर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और पूरी की पूरी वो वैल्यू भी आ जाती है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो हाँ भी यह एक्सपोनेंट के जो ऊपर पावर है वो है माइनस अल्फ़ा, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आ जाती है सबसे पहले। तो ये वैल्यू आएगी माइनस अल्फ़ा और बाकी सारा का सारा वो रिपीट हो जाता है। तो ये तरीका है एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव निकालने का। तो ये आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसका एक डेरिवेटिव आ गया। अब हमने दो डेरिवेटिव निकालने, एक नहीं निकालना, क्योंकि हमारी इक्वेशन में जो है वो डी आर का स्क्वायर है। तो दो दफ़ा अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ज़ाहिरी बात है एक अल्फ़ा फिर पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका तो सॉल्व करने का मेथड ही है, एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। एक फिर आ जाएगा दोबारा डेरिवेटिव में और ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। इसको अब हमने सॉल्व किया, कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव नहीं निकालते, वो वैसे का वैसे ही रहता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा ये वाला पोर्शन दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ये वाली वैल्यू है हम इसको पुट कर देंगे। कहाँ कहाँ पे है ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेन इक्वेशन में जाते हैं ना, ये वाली भी हम पुट कर सकते हैं, ये हमने निकाल लिया है। सिंगल डेरिवेटिव में ये पुट करेंगे, सेकंड डबल डेरिवेटिव में ये पुट करेंगे। तो दो जगहों पे ये वैल्यूज़ हैं, दो जगहों पे हम इसको पुट कर देंगे। अब बोलेंगे अब मैम हमने तो ये ज़ीरो कर दिया था। नहीं, हमने ज़ीरो करके एक कंडीशन अप्लाई करके हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। तो वरना इक्वेशन यही है, मेन इक्वेशन यही है, चाहे हमने उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करके कुछ वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है, लेकिन यही मेन इक्वेशन है। अब अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसका मकसद क्या था वो कंडीशन अप्लाई करके वैल्यूज़ निकालने का, वो जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उसको जो हमने सॉल्व की हैं उसी को दोबारा हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि अगर r इज़ इनफाइनाइट हो तो तब जो वैल्यूज़ आती हैं उसको इस इक्वेशन में पुट करके क्या रिज़ल्ट आएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू, दो वैल्यूज़ ही सब्स्टिट्यूट हो रही हैं। माइनस अल्फ़ा ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन इस तरह से आ गई है।
अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये सेम है, ये कट जाएंगे तो पीछे आपकी इक्वेशन रह जाएगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये आएगा -2r अल्फ़ा आई थिंक ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने मिस की है पीछे, यहाँ मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो। जी ये देखें, इस वैल्यू के साथ r/r² था तो आई थिंक यहाँ पे मैंने नहीं लिखा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था इसको। तो ये हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ये वाली जो हमारी वैल्यू है, एक जो हमारी वैल्यू थी r = e - α/r, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वैल्यू कहाँ पे निकाल चुके हैं, ये वाली, ये देखें, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वैल्यू। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में जो हमने ये जो लास्ट में इक्वेशन जो है वो फाइनलाइज़ की है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका e - α/r नज़र आ रहा है, जैसे ये देखें ये है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कैपिटल R, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब जो इक्वेशन आएगी वो आएगी -2/r अल्फ़ा वैसे का वैसा, और बाकी वैल्यू की जगह हम r पुट कर देंगे। अब एक और चीज़ है जो सब में कॉमन है, r r r। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद r, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला r भी कट जाएगा, एक r यहाँ से कट जाएगा और एक r यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, नहीं ये r² नहीं है, ये r है, सॉरी, ये देखें r है यहाँ पे, ये r है, ये वाला r भी कट जाएगा, ये वाला r भी कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक r रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई विद होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के साथ r के साथ जो वैल्यू आएगी वो मैं बताती हूँ। Multiply the equation with r, small r, तो उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो आपकी इक्वेशन आ रही है 2 अल्फ़ा कैपिटल R l+1 कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है। अब इस इक्वेशन में कौन सी चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल R, तीनों के अंदर है। कैपिटल R को कांस्टेंट लिया तो ये हो गया -2 अल्फ़ा नहीं सॉरी, ये कॉमन ले चुके हैं, = 0। अब दो कंडीशन है, या तो आप इसको ज़ीरो कर दें या आप इस सारी वैल्यू को ज़ीरो कर दें, क्योंकि = 0 है। ओके, हम ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम r = 0 कर दें, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होता। हमेशा
इसको हम ज़ीरो के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है, आर को हम ज़ीरो के इक्वल नहीं कर सकते, ये कभी नहीं हो सकता। तो हम ये वाली वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर हम आर को ज़ीरो करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का ज़ीरो हो जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम इस डेरिवेशन से करना चाहते हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, बाकी को हम ज़ीरो नहीं करेंगे। ओके, तो हम करेंगे -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस वाली वैल्यू में अगर r इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो ये वाली जो वैल्यू है अंदर वो खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, जो हम पीछे जैसे हमने डिस्कस किया था। और तो यहाँ कहीं आर है नहीं। अगर हम ये वाली कंडीशन दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, r इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अगर यहाँ ही वैल्यू होगी तो ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो पीछे आपका रह जाएगा -2 अल्फ़ा प्लस 8 पाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इधर से हम जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 अल्फ़ा, ये भी माइनस, दोनों साइडों पे 2 के साथ माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, इधर माइनस माइनस के साथ कट जाएगा। दोनों साइडों के 2 के साथ अगर हम करें 4 पाई अंदर ही है, 2 के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड करें तो ये 2 कट जाएगा और ये 2 की जगह 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो पहले तो दोनों साइडों पे माइनस कटा, ये इस साइड पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। माइनस जब हो गया तो दोनों साइडों पे इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएंगे। और फिर यहाँ 2 अल्फ़ा है, इस 2 अल्फ़ा को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ कट किया, और ये 2 8 के साथ कट गया, और उसकी जगह आ गया 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई का स्क्वायर रिड्यूस मास ZE का स्क्वायर एच का स्क्वायर, हाँ यहाँ एच का स्क्वायर भी आ रहा था। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब पीछे भी एक हमने अल्फ़ा स्क्वायर लिखा था, हमने एक कांस्टेंट लिया था और हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर लिखा था, अगर इफ़ यू रिमेंबर, ये देखें ये वाला, ठीक है। इसको अब उसके साथ कंपेयर करना है हमने, ठीक है। जो यहाँ पे हमने अल्फ़ा निकाला है उसको हमने, जो पीछे अल्फ़ा हमने कांस्टेंट निकाला था, हमने बोला था ये जो पोर्शन है इधर से लेके यहाँ तक, ये जो पोर्शन है वो अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये वाले अल्फ़ा को उसके साथ कंपेयर करना है, ये वाले अल्फ़ा को उस अल्फ़ा के साथ हमने कंपेयर करना है। एक जगह अल्फ़ा है, एक जगह अल्फ़ा का स्क्वायर है, एक जगह माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर है। तो दोनों साइडों को करने के लिए यहाँ पे भी ज़ाहिर बात है हम माइनस अल्फ़ा भी लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर भी लिखेंगे। तो पहले तो हम माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। वो क्या थी जो हमने सबसे पहले कंसीडर की थी, रिड्यूस मास एनर्जी एच स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है, 4 पाई का स्क्वायर रिड्यूस मास ZE का स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसका माइनस भी लिखेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है, और इसका स्क्वायर भी लेंगे ताकि ये दोनों साइडें इक्वल हो सकें। पहले स्क्वायर लेंगे और साथ में लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है स्क्वायर लेके, ये ज़ाहिर बात है 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये पाई 4 हो जाएगा, रिड्यूस मास का स्क्वायर Z का स्क्वायर E का 4, एच का यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं,
माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस नहीं होंगे क्योंकि माइनस का आपने स्क्वायर नहीं लिया, ठीक है, माइनस आपने अलहदा से लगाया है, अंदर जो अल्फ़ा था उसका आपने स्क्वायर लिया है। अब यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे हम। एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो सारी इक्वेशन है यहाँ पे जाके उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन रिवर्स में। यहाँ आप इस तरह के हम दोनों साइडों की इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को आपने निकालना है, तो दोनों साइडों की इक्वेशन को इस वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ तो ये कट जाएगा, पीछे रह जाएगी एनर्जी, और इस साइड पे हम देखेंगे कहाँ कहाँ वो कट सकता है। ये देखें, एच का स्क्वायर है, एच 4 है, तो 2 एच का स्क्वायर एच स्क्वायर के साथ कट जाएगा, नीचे चला जाएगा एच स्क्वायर, सॉरी एच 4 है तो स्क्वायर में जो वैल्यू है वो कट जाएगी, पीछे रह जाएगा ए स्क्वायर, 4 की एच 4 की जगह ए स्क्वायर रह जाएगा, सॉरी 8 जो है यहाँ कट जाएगा, 8 2 16, पाई स्क्वायर एक कट जाएगा, ये पाई स्क्वायर ऊपर वाले पाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, पीछे रह जाएगा पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई 4 है। रिड्यूस मास भी एक रिड्यूस मास कट जाएगा, पीछे एक रह जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -2 पाई का स्क्वायर, कटिंग हो गई है ना ऊपर नीचे, रिड्यूस मास z का स्क्वायर E4, नीचे H4 की जगह ए स्क्वायर, तो ये हमारी एनर्जी की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। और फॉर n हम यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम लिखेंगे n = 1। ये कौन सी वैल्यू है एनर्जी की वैल्यू, जब n = 1 था। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जो एनर्जी की वैल्यू निकाली थी वो ये थी। अब हम अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो तब ये एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। सारी इक्वेशन इसकी रिलेट कर रही है स्वाई n की वैल्यू के, तो वो हमें पता है n स्क्वायर होता है एच स्क्वायर। अगर आप बोहर का मॉडल देखें तो उसमें n स्क्वायर होता है वैल्यू, जो क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ये एनर्जी की वैल्यू, ये डेरिवेशन तब निकाली थी जब n की वैल्यू = 1 थी। इसलिए यहाँ पे आपको n नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो एनर्जी का फार्मूला बोहर ने दिया था वो ये था। तो ये दोनों वैल्यूज़, ये जो दोनों वैल्यूज़ जो थी ये बोहर की है, बोहर मॉडल से, और ये श्रोडिंगर से है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये दोनों एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों एक, ये जो वैल्यू थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, ये बोहर मॉडल को वेरीफाई कर रही थी। तो इसमें n जो है वो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि उसकी एनर्जी जिस क्वांटम नंबर में वो होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, माइनस वो एनर्जी होती है, जो वो दूर जाता है तो उसकी एनर्जी जो है वो माइनस में होती जाती है। ठीक है, वैसे भी उसकी एनर्जी माइनस में ही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जब वो शेल्स में मूव करते हैं डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में, तो जो एनर्जी होती है वो वैल्यू ये होती है। और क्वांटम नंबर जो जो चेंज होते हैं ये वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। 1 है तो ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी सिंपली, जो वैल्यू है। अगर ये क्वांटम नंबर 2 है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 है तो और चेंज होगी, 4 है तो इस तरह ये चेंज होती रहेगी। ये इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी भी बोलते हैं, कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में चेंज होती है, क्योंकि बाकी वैल्यूज सेम रहती हैं, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो एक स्पेशल सीक्वेंस में एनर्जी चेंज हो रही होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी मूव करती है। तो वो वाला जो स्टेटमेंट थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने, उस स्टेटमेंट को भी प्रूव किया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, क्वांटम नंबर को भी फाइंड किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और इस तरह और भी डिफरेंट क्वांटम नंबर जो हैं उसने अपनी इक्वेशन से फाइंड किए। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये आपका फाइनल फॉर्म है इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की।